नमस्कार विद्यार्थियों। हमें पिछली क्लासों से ही विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो, बुशमैन का विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद में गौंड जनजाति के बारे में हमारी दूसरी क्लास है। गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र, उसकी शारीरिक संरचनाएं, आर्थिक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत आखेट और कृषि, भोजन, वेशभूषा आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन हमने किया। इसी कड़ी में बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ अगला बिंदु है बुशमैन जनजाति के आभूषण या गहने। महिला एवं पुरुष दोनों ही गौंड जनजाति के महिला एवं पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन हैं, क्योंकि जितनी भी जनजातियां हैं ये आभूषण एवं वेशभूषा के मामले में अलग ही विचार रखते हैं। मुख्यतः अगर हम बात करें इनके आभूषणों की, तो आभूषण के अंतर्गत एल्यूमिनियम और निकिल जो एक धातु होती हैं, दोनों ही इनके द्वारा बने हुए गहने या आभूषण धारण करते हैं अपने शरीर के ऊपर। महिलाएं जो होती हैं वो अपने शरीर के ऊपर गोदना, जिसको आजकल हम टैटू कह सकते हैं या चित्रांकन कह सकते हैं, इस प्रकार का इन महिलाओं में अपने शरीर के ऊपर गोदना गुदवाने का प्रचलन प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक भी कायम है। इसके अलावा लकड़ी के बने हुए कंगे ये अपने बालों में या जूड़े में धारण करती हैं। साथ में ही महिलाओं में मोटे काले मनकों की माला जिसे कहते हैं या हार वो पहनना या इसका भी इनके अंतर्गत प्रचलन है। तो ये इनके आभूषण से जुड़े हुए बिंदु थे। इसके बाद में हम बात करते हैं गौंड जनजाति के निवास स्थल या घर, जिनकी बात करें, आवास की बात करें हम लोग, निवास स्थल। मुख्यतः गौंड जनजाति के लोग घास, टहनियाँ, मिट्टी आदि द्वारा अपने आवास का निर्माण करते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं लकड़ी, घास फूस से बनी हुई इनकी झोंपड़ियाँ होती हैं। एक जो इनका आवास होता है उनके अंदर लीप पोत करके मिट्टी से आदि से ये इनको सजाते हैं। आवास निर्माण करने से पहले ये लोग उसका शगुन निकलवाते हैं। जिस स्थान पर आवास का निर्माण करेंगे, अपनी झोंपड़ी बनाएंगे, उसका शगुन निकलवा करके, या जिसे कह सकते हैं हम लोग मूर्त निकलवा करके, और उस स्थान पर ये रामधुनी या भजन भाव करके और उस स्थान की अनिष्टता से बचाने के प्रयास करते हैं। इसके बाद में बतख या मुर्गे की बलि दे करके वहाँ उस आवास निर्माण का शुभारंभ करते हैं। इनके जो आवास होते हैं वो मुख्यतः ऊंचे स्थल पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार से निवास स्थल या आवास के बाद में इनका अगला बिंदु जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है समाज एवं संस्कृति। मुख्य बिंदु के रूप में है गौंड जनजाति पितृवंशीय समाज के अंतर्गत निवास करती या रहती है। द्रविड़ियन भाषा जो इनकी भाषा है गौंडी,
वो द्रविड़ियन भाषा परिवार से निकली हुई है। गोंड जनजाति के लोगों के अंतर्गत प्रकृति पूजा विशेष मानी गई है। वृक्षों, भूमि पूजन, कृषि कार्य करने से पहले ये भूमि पूजन या अपने औजार वगैरह जो कृषि कार्य में काम आते हैं उनका पूजन करना। साथ में ही गोंड जनजाति के लोग छोटे छोटे सामाजिक समूह के रूप में निवास करते हैं या रहते हैं। गांव का जो मुखिया वो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति उसका मुखिया होता है। पिता की मृत्यु के बाद में, जैसा कि हमारे यहाँ पर भी है कि जो संपत्ति होती है या भूमि या जायदाद होती है उसका बंटवारा सभी पुत्रों के अंदर समान रूप से किया जाता है। उसके बाद में परिवार के अंदर जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया बन जाता है। परिवार का मुखिया के रूप में जो व्यक्ति होता है उसको ये पटेल या मुखादम कहते हैं। ये परिवार का मुखिया होता है। एक पद होता है इनमें कोतवाल, जो कि गांव का चौकीदार। ये गांव का चौकीदार होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पद होता है देबारी। देबारी ये इनका पुजारी होता है। गोंड लोगों के अंदर या इस समाज के अंतर्गत जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वासों आदि का प्रचलन है। ये लोग जो प्रमुख देवताओं की पूजा करते हैं, जिनके अंतर्गत महादेव, परसापेन, दंतेश्वरी माता, काली माता, छोटी माता जैसी प्रमुख देवियाँ जो हैं उनकी ये आराधना करते हैं। वैवाहिक जैसे कार्यक्रम ये किसी जल स्थल के समीप या आम के पेड़ के नीचे एकत्रित होकर के और वैवाहिक कार्य संपन्न करते हैं। गोंड जनजाति के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के विवाह संपन्न होते हैं या प्रचलन है, या यूं कहें गोंड जनजाति में विवाह के प्रकार यूं समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ बिंदु है। पहला है सेवा विवाह, दूसरा विनिमय विवाह, तीसरा है हरण विवाह और चौथा प्रकार है विधवा विवाह। ये मुख्यतः वैवाहिक कार्य 4 प्रकार के वैवाहिक प्रचलन हैं। सेवा विवाह जिसके अंतर्गत वर पक्ष से वर को वधू पक्ष के परिवार की सेवा करके और वैवाहिक कार्य संपन्न करवाना होता है। विनिमय विवाह के अंतर्गत खरीद फरोख्त या वधू का मूल्य वर पक्ष को चुकाया जाता है। इस आधार पर वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाता है। हरण विवाह इसके अंतर्गत हरण करना
भगाना, जोर जबरदस्ती, इस आधार पर वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाता है। विधवा विवाह, जिसके अंतर्गत विधवा होने वाली महिला का दूसरे पुरुष के साथ विवाह करके और ये संपन्न करवाया जाता है। तो चारों प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम इस गौड़ जनजाति के अंतर्गत प्रचलित हैं। विवाह जिस स्थान पे होगा वहाँ सभी लोग एकत्रित होकर के और वैवाहिक कार्य को संपन्न करते हैं। मुख्यतः पशुओं की बलि दी जाती है यहाँ पर भोज के रूप में, और उसको ये पकवान या मिठाइयों के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। साथ में इन लोगों के अंतर्गत जिस जगह या जिस आवास गांव क्षेत्र के अंतर्गत ये लोग अपने वैवाहिक कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं, वहाँ सभी लोग एकत्रित हो करके मंगलाचार करके और वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न करते रहे हैं। इनका जो समाज होता है वो शिक्षा से बहुत पीछे है, इसलिए इन लोगों के अंतर्गत जो भी अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका बहुत अटूट संबंध है। अगला बिंदु जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। लगभग ये सभी बिंदु हम पूर्व की जनजातियों के संबंध में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। गोंड भारतीय प्रायद्वीप या भारत की जनजाति है। इसका अध्ययन हम इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। आज विश्व की संस्कृति में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, भारतीय संस्कृति में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन जनजातियों या जो भी भारत के अंदर जो विशेषतः जनजातियां हैं, उनके सांस्कृतिक जीवन पर भी आधुनिक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुछ परिवर्तन इन लोगों ने स्वयं ने किया है। इसके अलावा इन लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भारतीय सरकार या हम कहें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर के और यहाँ पर विकास या आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया है। आगे भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि जिस क्षेत्र विशेष में गौड़ जनजाति का निवास है, ये भारत का खनिज संपदा के मामले में सबसे संपन्न प्रदेश है, और जहाँ पर खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पर औद्योगिक विकास भी उतना ही तेज गति से होता है। तो चाहे झारखंड की बात करें हम, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार होने की वजह से यहाँ पर बड़ी मात्रा में औद्योगिक विकास हुआ है। इसलिए यहाँ पर उद्योगों की स्थापना के कारण गौड़ जनजाति के लोग अपना मूल कार्य जो एक आखेट और डिप्पा या पेंडा कृषि जिसे कहते हैं, उसको छोड़ करके ये लोग मुख्यतः मेहनत कश बन गए हैं। अर्थात ये लोग अब परिश्रमी या मेहनत करने के लिए इनको इस क्षेत्र विशेष में अवसर उपलब्ध होने की वजह से इन लोगों के पहनावे, वेशभूषा, खान पान, जीवन शैली, इन सब में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 1977 से ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके इन जनजाति के लोगों को
मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था और उसी का नतीजा है कि इस जनजातीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही यहाँ पर पंचायतों की स्थापना करना, बैंक, स्कूल, सड़कें, पेयजल, विद्युत जैसी आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास किया या यहाँ पर निर्माण किया है। इसलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन का भी बहुत अच्छे से विकास हुआ है। इस वजह से ये लोग अब गाँवों से शहरों तक भी अपनी आजीविका कमाने के लिए पहुँचने लगे हैं। इस आधार पर इस क्षेत्र विशेष के या गोंड जनजाति का बड़ी मात्रा में कायाकल्प हुआ है। धीरे धीरे शिक्षा की ओर भी ये लोग अग्रसर होने लगे हैं, क्योंकि सरकार की यहाँ पर प्राथमिकता रही है कि साक्षरता को बढ़ावा दे करके और इन लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए, मुख्य धारा में लाया जाए। इसमें ध्यान रखते हुए ये लोग अब शहरी क्षेत्र से जुड़ने की वजह से इन लोगों की वेशभूषा और बोलचाल या भाषा इनके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिला है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गोंड जनजाति की जीवन शैली या गोंड जनजाति के समाज और संस्कृति के ऊपर आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस आधार पर हमने गोंड जनजाति का निम्न बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है। तो ये थी हमारी तीसरी जनजाति। दो हमने विश्व की पढ़ी, एक भारत की जनजाति का अध्ययन किया। एक हमारे सिलेबस की चौथी जनजाति जो रह जाती है, जिससे भील जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, इसका अध्ययन है जो हम अगली क्लास के रूप में करेंगे।